हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। सभी बच्चे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। जो बच्चे बार बार गलती करते हैं, खास तरह की गलती वो रिपीट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और यकीनन ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है कि जब आप अपनी गलतियों को पहचान जाते हैं तो आप उस पर काम करते हैं और यकीनन एक बार गलतियों पर काम करने के बाद आप उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। और अगर दोहराते हैं तो बेटा फिर तो गलती नहीं होती है, फिर तो वो गुनाह होता है ना। तो गुनाह नहीं करना है बेटा। गलती अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गलतियों को अगर पॉइंट आउट कर दिया जा रहा है उसके बाद आपको उसको सुधारना है और देखिए आप सक्सेसफुल जरूर रहोगे। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को लगाने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन स्टिल उन्हें यह नहीं पता होता है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाता है। और जब भी आप मार्केट से कोई भी अगर मॉक टेस्ट की सीरीज खरीदते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अगर लेते हैं या फिर कोई भी ऑफलाइन से किताब अगर लेते हैं, तो बच्चों को यह पता ही नहीं होता है कि मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करेगा। नए सवालों के साथ इंट्रोडक्शन तो आपका होता ही है, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ आसान सवाल होते हैं, कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो ये आप लोगों को देखना है। तो आज हमारे मेजर जो कंसर्न है, जो आपके लिए एक मोटे सवाल आपके सामने रहेंगे और जो कि आपको बहुत दिक्कत भी देता है, वो ये पहला सवाल कि मॉक टेस्ट से भी रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा है। मैं यहां पर बात करूंगा मैथमेटिक्स को लेकर, आप यही चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाकी जीएस के सब्जेक्ट के साथ भी। और साथ ही कि किन गलतियों पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको यह पता चल जाए कि सर हम कौन सी गलती रिपीटेटिवली बार बार कर रहे हैं, तो वो आप करना बंद करो और देखो आपका जो सीखने का लर्निंग रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा और साथ साथ आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमारा पहला जो टारगेट होता है वो रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना। तो रिटन के लिए मैं आप लोगों से यहां पर अप्रोच करने आया हूं ताकि आप कम से कम पहला पड़ाव पूरी आसानी और सुविधा के साथ, क्योंकि अब ये हाई टाइम है जहां पर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट टू अबाउट टू एंड। ठीक है, अब सिर्फ आप लोगों का रिवीजन वाला पार्ट जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अब आप मॉक टेस्ट में ये गलतियां ना करें, क्योंकि पढ़ तो आपने लिया ही है, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं, लेकिन मॉक टेस्ट गलती ना करें। ठीक है, तो बताइए सर कौन सी गलतियां होती हैं। देखो ना, सबसे पहले जो है मॉक टेस्ट में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरीके के सवाल होते हैं, हर तरीके के। जी सर जी। अब इसके लिए मैं बार बार बोलूंगा कि आपको डिफिकल्ट वाले सवालों को देखकर डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सेम जैसे मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है और यूपीएससी में जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, वो एवरेज लेवल के होते हैं। हाँ, उसमें कुछ सवाल मुश्किल होते हैं, जो कि मैं बार बार बताता हूं कि आपको मुश्किल सवालों को देखकर डिमोटिवेट नहीं होने हैं, क्योंकि ये आपका स्कोर बिल्ड नहीं, ये आपको स्कोर नीचे करने के लिए डाले जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन से आप दो तरीकों से मार्क आते हो। पहला, अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हो और गलत जवाब देते हो तो आपका स्कोर नीचे चला गया। दूसरा, अगर आप उसे सॉल्व करने में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, और आपने बहुत सारा टाइम दे दिया, तो आप एक तो डिमोटिवेशन के शिकार हो गए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और दूसरा आप जिस समय का सदुपयोग किसी आसान सवाल या मॉडरेट सवाल को सॉल्व करने के लिए कर सकते थे, आपने उस मुश्किल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देकर समय खराब कर दिया। तो इससे बचे बेटा, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, एग्जाम प्रेशर के अंदर इन चीजों से बचने की पूरी कोशिश करें। तो सबसे पहले डिमोटिवेट नहीं होना है और फिर क्या करें, फोकस करो इजी और मॉडरेट सवालों पर। बेटा जब भी कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ये जरूरी दिमाग में मत लाओ कि मैंने 120 में से 120 सवाल ही सॉल्व करने हैं। उसे डिजाइन ऐसा किया जा रहा है कि बच्चा जो है, एक एवरेज बच्चा भी अगर है तो उसे 70 से 80 90 सवालों तक सॉल्व करने की कोशिश करे, 120 सवालों को भूल जाओ। आप मॉक टेस्ट जब लगा रहे हो तो 70 से 80 सवालों का टारगेट अपने पास रखो, जिनमें से आसान और मॉडरेट टाइप के सवालों को चुनो और उनका आंसर करने की कोशिश करो। जहां किसी भी सवाल में इत्तू सा भी डाउट आ रहा है ना, निकल, है ना, उस सवाल को बोलोगे भैया साइड निकल, हमको दूसरा क्वेश्चन करना है। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले अपना फोकस मेंटेन करना है कि मुझे मेरे टारगेट समझ में आने चाहिए। मेरा टारगेट क्या है? 70 से 80 सवालों को सही सॉल्व करना, और देखो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। अब मॉक टेस्ट लगाना ही एकमात्र हमारा टारगेट नहीं है। मॉक टेस्ट के साथ एक बच्चों को दिक्कत ये होती है कि वो जैसे मार्केट से, मैं ऑन एन एवरेज एक मान के चलता हूं कि मार्केट में गया, मैं ही आपकी जगह पर बात कर रहा हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं मार्केट में गया, मैंने एक बढ़िया सी कोई भी मॉक टेस्ट खरीदी जिसमें 10 मॉक टेस्ट निकल कर आए। अब मैं लग गया कि वो 10 के 10 मॉक टेस्ट जल्दी से सॉल्व कर लूं, और फिर उसके बाद मेरे को कोई और मॉक टेस्ट मिलेगा, मैं वो खरीद लूं, मैं वो भी 10 सॉल्व कर लूं, फिर और कोई मिलेगा, फिर वो भी सॉल्व कर लूं। ऐसे तो मेरा पक्का रिटर्न क्लियर हो जाएगा। नहीं निकलने वाला। कौन बोला तुमको?
नहीं निकलने वाला। कैसे निकलेगा सर जी? ये बच्चा जो है वो मॉक टेस्ट को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के जो भीड़ में लगा हुआ है, दौड़ में लगा हुआ है, इस वजह से नहीं निकल रहा। तो सर गलती बताइए ना। गलती बताते हैं। गलती ऐसा है कि बेटा जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, एक मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, बार बार नहीं, सारे नहीं, एक मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप क्या करते हो? आप दूसरे मॉक टेस्ट के ऊपर कूद जाते हो। ये नहीं करना है, यही सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली चीज, आपको उस मॉक टेस्ट के अंदर सभी आंसर्स देखने हैं, सॉल्यूशंस देखने हैं। अगर आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके सॉल्यूशंस देखने हैं। और मान लो कि वो सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहां कमी है? एक तो दो चीजें हो सकती हैं ऐसी सिचुएशन में, या तो वो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था। अब डिफिकल्ट है तो भैया उसको बोलो राम राम, जाने का अपनी लाइफ में तुम्हारा काम नहीं है का, ये तुमको रोकने के लिए डाले गए हैं। मैं बार बार बोलूंगा। तो आप देखो कि कोई क्वेश्चन देखने में इजी लगता है, मॉडरेट लगता है, देख के ही पता चल जाता है। अगर आपने ईमानदारी से सही से प्रैक्टिस करी ना, तो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कि ये इजी कैटेगरी वाला सवाल है, ये मॉडरेट कैटेगरी वाला सवाल है। बाकी जब उसका सॉल्यूशन तुम चेक करोगे तो देखोगे कि हाँ कोई छोटा सवाल है, कोई बड़ा सवाल है, किसी में कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा लगा हुआ है, तो ऐसे करके आप वो भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी मॉक टेस्ट को खत्म करने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है। जैसे पेपर खत्म होता है, जैसे 21 अप्रैल को मान लो पेपर हो गया, तो तुम लोग आके YouTube खोलते हो ना, तो कोई तो पेपर का एनालिसिस कर रहा होगा। तो तुम हमसे तो ये चीज चाहते हो कि सर जी आप पेपर एनालिसिस कर लो, लेकिन तुम क्यों नहीं करते हो? तुम भी कोई मॉक टेस्ट जब लगाते हो तो क्यों नहीं करते हो एनालिसिस? आपको एनालिसिस करना है। तो जब आप एनालिसिस करते हो तो यू गेट दैट कि सर मेरे को कितने इजी क्वेश्चन आते हैं और मैंने इजी में से कितने सारे सवाल कर लिए, मॉडरेट कितने आए थे, मॉडरेट में से मैंने कितने सवाल कर लिए। और इसके बाद ये सिर्फ एनालिसिस करना ये टारगेट नहीं है। एनालिसिस करके आपको ये पता लगता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स अभी भी कमजोर हैं जिन पर आप काम कर सकते हो। तो पूरे दिन में मान लो आपने एक मैथ्स का मॉक टेस्ट लगाया, एक जीएटी का मॉक टेस्ट लगाया, और पूरे शाम तक आपने बैठ के उसको क्या कर लिया? एनालिसिस कर लिया। और रात को बैठ के क्या करोगे? रात को बैठ के तारक मेहता देखेंगे। अब चलो तारक मेहता नहीं देखना है, तब आपको क्या करना है? तब आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है जो भी आपको क्लास में पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, नोट्स बनाए हो, उनसे उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो जिनके क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, या फिर जिनके सॉल्यूशंस आपको उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहे थे लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ गया है ना। ये कमी है, ये सबसे पहले कमी पर काम करो। देखो बेटा, जो आप कहते हो ना कि मैं आराम से समझाता हूं, किसी भी मंजिल में चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत होती है। और वो सीढ़ी क्या होती है बेटा? वो सीढ़ी हर कदम से बनती है। जैसे मैं अगर मैथ्स में कहूं, हर एक चैप्टर एक सीढ़ी होती है मैथ्स को कवर करना। जीएटी में हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए एक सीढ़ी होती है। तो जब आप बेटा मैथ्स के मॉक टेस्ट लगाते हो तो हर एक चैप्टर आपके लिए एक सीढ़ी है, और जो भी चैप्टर कमजोर है वो सीढ़ी आपको नीचे गिराने का काम करती है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीढ़ी का कौन सा पायदान टूटा हुआ है। अगर ये पता ही नहीं है भाई, तो कैसे तुम सक्सेसफुली चढ़ पाओगे? लॉजिक समझना इस बात का है ना, जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। सिर्फ मैं ऐसी फालतू बातें नहीं कर रहा हूं। तो ये वाली बात समझ में आएगी। सर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन से क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, वो रिवाइज करो। जो बच्चा बार बार बोलता है सर रिवीजन कैसे करे, रिवीजन कैसे करे, रिवीजन कैसे करे, ऐसे करना भाई। क्यों नहीं करता? हम तो कब से कह रहे हैं। तुमको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मुझे कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो उन्हें रिवाइज करो ना यार। तुम्हें ए टू जेड वापिस कौन रिवाइज करने के लिए बोल रहा है? कोई बोल रहा है तो उसी बात मत सुनो। तुम्हें रिवीजन प्रॉपर तरीके से करनी होती है, जहां तुम्हें पता हो कि मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे उस चीज को रिवीजन करना है, मुझे ये चीज थोड़ी मुश्किल लगती है, उस चीज को रिवाइज करना है। तो पहला स्टेप, आपको सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखने के बाद ये पता करो कि कौन सी चीज एक मुश्किल है और फिर उसके ऊपर रिवीजन करो। दूसरा स्टेप, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करो बेटा। जो भी आपने गलत जवाब दिए हैं, जो भी आपने अनअटेम्प्ट करे हैं, यानी आपने खाली छोड़ दिए हैं, अब वही वाली चीज है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो विदा करो उसको, जाने के लिए बोलो, ऐसे करके जा जा जा, है ना। लेकिन जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं सॉल्यूशन देखने के बाद कि सर आसान है, थोड़ी सी एफर्ट लगाने पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता, तो उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं 10 बार करो, 10 बार नहीं 20 बार करो। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट, उसका सॉल्यूशन सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये तुम्हें 5 बार में समझ में आ जाता है तो बेटा 5 बार में करो। अगर तुम्हें 10 बार में समझ में आ रहा तो 10 बार में करो। इसकी कोई गिनती नहीं है डेफिनेट कि हाँ भैया 10 बार में करने से आ जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं बेटा। हर किसी का दिमाग आइंस्टाइन जैसा नहीं होता है। तो आपको हो सकता है कि बार बार उसे रीप्रैक्टिस करना पड़े, सो दैट आप जिन क्वेश्चन को छोड़कर आए थे या फिर गलत जवाब दिया था उनके ऊपर आप काम कर सको, राइट। तीसरा है, जब तक मॉक टेस्ट का हर सवाल आपको समझ में ना आ जाए तब तक अगला मॉक टेस्ट मत लगाओ। यह है सबसे बड़ी गलती जो तुम्हारे अनसक्सेसफुल होने के पीछे बड़ा राज है। आप क्या करते हो? आपके मेंटालिटी सेट है कि सर 10 मॉक टेस्ट लेकर आओ, 10 के 10 में 10 दिन में लगा दूंगा। अरे भाई कौन बोला तुमको किसी ने बोला कि 10 दिन में ही 10 मॉक टेस्ट लगाने होते हैं? तुम एक मॉक टेस्ट लो, और उस एक मॉक टेस्ट को अगर तुम 2 दिन ले रहे हो, 3 दिन ले रहे हो, 4 दिन ले रहे हो, पहले मॉक टेस्ट में हो सकता है कि तुम्हें पूरा एनालिसिस करने में, उसको प्रैक्टिस करने में आपको 3 दिन लग जाए।
आपको दूसरा मॉक टेस्ट में गारंटी दे रहा हूं, अगर तुमने ईमानदारी से पहले मॉक टेस्ट को अच्छे से ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए ना, ये वाले पहले और दोनों, तो गारंटी दे रहा हूं अगले मॉक टेस्ट में आपको 2.5 दिन लगेंगे, अगर पहले वाले में 3 दिन लग रहे हैं। और फिर उसके अगले वाले में तुमने रूल दूसरे वाले में भी फॉलो करे हैं, पहला और दूसरा रूल आपने फॉलो कर लिया है, फिर जब तुम तीसरा मॉक टेस्ट लगाने जाओगे उसमें तुम्हें पता है कितना टाइम लगेगा? सडन ड्रॉप आएगा टाइम जो आपको लग रहा है बेटा 1 दिन के अंदर आप एनालिसिस करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। ऐसा क्यों सर जी? अरे भाई तुमने सोचा ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले 2 मॉक टेस्ट में वो सारी कमियों को पहचान लिया था जिस पर तुम्हें काम करना था, तुमने काम कर लिया, तो अगली बार तुम्हारी कमियां जो है वो कम हो गई है ना। कमियां भी कम होती हैं, हाँ, जब तुम सही नियम को फॉलो करोगे तो आपकी कमियों में भी कमी आएगी, और जब कमियों में कमी आएगी तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका स्कोर भी बढ़ेगा। ये तीसरा रूल फॉलो करना है, करना है बेटा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो बोल के चला जाऊंगा, बाकी तुम लोग तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में, तुम किसी की बात सुनना चाहते हो, सुनकर उसे फॉलो करना चाहते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया कि भैया करना क्या है, तो डंडन ऑर्डर है ना। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, मॉक टेस्ट के लिए मैं कंसाइज कर रहा हूं सारी चीजों को फटाफट से। फाइनल स्टेप क्या? पहले सर मॉक टेस्ट में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को इग्नोर करो, ठीक है। क्वेश्चन कोशिश ऐसे करो कि आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट आंसर दो, गलती ना करो। और फिर जब मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को देखो जहां पर आपके आंसर्स गलत आए हैं या फिर आपने छोड़ दिए हैं, उनके सॉल्यूशंस को देखो। अगर उनके सॉल्यूशंस देखकर तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि ये डिफिकल्ट है तो उन्हें भी जाने दो, और जो इजी या फिर मॉडरेट टाइप लग रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, और इतनी बार प्रैक्टिस करो जब तक आपको उसका सारे स्टेप समझ में ना आ जाए। और अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी रिवाइज हो रहे हैं, साथ साथ आप नए क्वेश्चंस के साथ भी डील कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें फॉलो करें, और कभी भी पूरा एक मॉक टेस्ट हजम करने के बाद ही दूसरा मॉक टेस्ट लगाएं। ऐसा ना हो कि आपका पहला वाला मॉक टेस्ट आपके पेट में गुड़गुड़ कर रहा है और आपने दूसरा मॉक टेस्ट भी गटक लिया, तो इससे हो जाएगी बेटा क्या? बदहजमी। और बदहजमी से मजा तो नहीं आता होगा। आता है क्या? आता हो तो बताना बेटा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है ना। डन। तो ये सारा मैंने कंसाइज कर दिया है बेटा, और साथ ही मैं यहां पर बता देता हूं 40 डेज 40% का ऑफ चल रहा है। कौन कौन से बैचेस में? रक्षक क्रैश कोर्स फॉर सीडीएस, विजय रैपिड फॉर एनडीए, वीर 2.0 फॉर सीएपीएफ एंड ध्रुव कंप्लीट बैच फॉर एफकैट। अब मैं तुम्हें ये चीज आज क्यों बता रहा हूं, इसमें मैं ये चीज बता रहा हूं कि इन बैचेस में आपको जल्दी ही मुक्तक सर की क्लासेस भी दिखाई देंगी। क्या बात कर रहे हो? तो जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बार बार मेरे से पूछ रहे हो कि सर मुक्तक सर की क्लासेस कब होंगी, कब होंगी, तो अब वो मौका आ गया है। मुक्तक सर बस कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए तैयार है, और इन्हीं बैचेस में आपको हिस्ट्री पढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो आपका जो इंतजार है वो अब होने वाला है समाप्त। तो बेटा मिलते हैं बैच के अंदर। बढ़िया याद रखेंगे बेटा, ये आज रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये ऑफर कब आएगा इसके बारे में मैं नहीं गारंटी दे सकता। हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, हो सकता है आ ही ना, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। आ जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन तुम अपनी तैयारी क्यों लूज करना चाहते हो भाई? तुम्हें अर्ली बर्ड बनना है, जैसे ही सुबह हो वैसे ही जाग जाओ। अब तुम्हारे पास एक ऑफर है जिसमें 40% ऑफ प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो ये ऑफर ले लो। आने वाले समय एनडीए 1 को अगर टारगेट नहीं कर रहे तो एनडीए 2 को टारगेट करते हुए अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू करो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा बैच चल रहा है विजय रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। इसके अंदर अभी आपको मुक्तक सर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन जल्दी ही इसके अंदर भी दिखाई देंगे, तो निश्चिंत रहिए, सब रहेगा, ठीक है। और जो मैं इंपॉर्टेंट सबसे बात बताता हूं ना बेटा, वाई अनअकैडमी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैं बार बार इस चीज को लेकर बच्चों को बताता हूं कि अनअकैडमी में क्या खास बात है। वो ये कि आप बेटा मंथली सब्सक्रिप्शन में जुड़ते हो। ये मंथली सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपने कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनका मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, उस मंथली सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप 1 महीना लेते हो, 2 महीना लेते हो, 3 महीना लेते हो, उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पर जितना भी सामान अपलोडेड है वो सब तुम्हारा। ऐसा तो नहीं होता कि ये नहीं दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, बस इतने में इतना ही मिलेगा, हाँ, अगर 1 महीने का रिचार्ज लोगे तो इतना ही दिखाऊंगा, आधा नहीं दिखाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता, वो सब तुम्हारा। अब ये सब तुम्हारा में पता है क्या फायदा होता है? इसमें आपको मिलते हैं बेटा कौन कौन सी चीजें आपको मिलता है। फर्स्ट तो बेटा जो भी लाइव चल रहा है वो तो मिलता ही है। दूसरा, सर जी हमारे पास इतने मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, ये आप लोग लगा सकते हो। मॉक टेस्ट प्लस डीपीपी है ना, ये भी आपको मिल जाता है। सर ये तो हर जगह मिल जाता है, आप कुछ नया बता रहे थे। मैं नया ये बता रहा था बेटा, आज से पहले, मुझसे पहले जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने मतलब नाम गिन लो बेटा, जितने भी एजुकेटर्स आपके अनअकैडमी में प्लेटफॉर्म में पढ़ा चुके हैं,
टॉप से टॉप, एवरेज से एवरेज, मीडियम से मीडियम, जैसे भी एजुकेटर्स हैं जिनका भी नाम आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में समझ में आता है, आप उनकी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। अब ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि सर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में जितना भी सामान है वो सब हमारा हो जाएगा जितने मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे? हाँ भाई हाँ, ये बात बहुत क्लियर तरीके से मैं समझा रहा हूं बेटा, प्लीज इस बात को सुनो, समझो और फिर सोचो कि आपको क्या मिल रहा है। सिर्फ गिनती नहीं करा रहा हूं मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हें मिल क्या रहा है, तुम कितने अलग अलग तरीकों से वैरायटी से पढ़ाई कर सकते हो, वो भी एकदम टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट के साथ। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस, बढ़िया समझ में आ गया। और ये लास्ट 4 मंथ की जो आपके करंट अफेयर्स की पीडीएफ है बेटा, ये डाउनलोड कर लो, ये आपके लिए बनाई गई है, आपके फायदे के लिए बनाई गई है, इसका मैं कुछ नहीं करूंगा, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे पेपर में ये सवाल आएंगे। ठीक है जी, डन डन डन। सो दैट्स इट गाइस, लेट्स क्रैक इट। और मेरे ख्याल से ये सेशन जो है ये मैंने क्रिस्प रखा है, छोटा रखा है, ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ और आप इसमें से पॉइंटर्स को निकालकर फटाफट अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो और सक्सेसफुल बन जाओ। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सेशन में जहां पर मैं आपके लिए और मदद करने की कोशिश करूंगा आपके ही डाउट्स में। तो जो जो डाउट्स आपके मन में है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हो सकता है मेरे लिए आपके डाउट्स में से ही कोई आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट समझ में आ जाए और मैं उसके ऊपर आंसर करने के लिए एक वीडियो ले आऊं। सो मिलते हैं ऐसे ही एक सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।